नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जिस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे जो पुरानी और नई टैक्स स्लैब थी इनकम टैक्स की, उसके बारे में। आप सबको पता है यूनियन बजट 2020 नई टैक्स स्लैब लेके आया है। वो नई टैक्स स्लैब ऑप्ट करने के लिए डेफिनेटली हमें कुछ एक एग्जम्पशन, कुछ एक डिडक्शन फोरगो करने पड़ेंगे। नई टैक्स स्लैब में टैक्स रेट्स कम हुए हैं, बट ऑब्वियसली उसके कुछ एक नुकसान भी साथ में है। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों के क्या क्या फ़ायदे नुकसान है, एज एन एम्प्लॉय आपको आपके एम्प्लॉयर को कब कम्युनिकेट करना है, क्या कम्युनिकेट करना है, बाद में आपका माइंड सेट चेंज हो जाता है तो क्या होगा, और डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से आपको क्या टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए, मिनिमम कौन से इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं टैक्स सेविंग जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पर्टिकुलरली इस कोरोना जैसी सिचुएशन को देखते हुए। तो आइए दोस्तों उसी सब के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। बेसिकली ये 3 से 4 चीज़ें अपन देखेंगे, दोनों में कंपैरिजन विद सर्टेन सेट ऑफ एग्जांपल्स, सिचुएशंस, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो। और आई विल टेल यू द इनकम टैक्स कैलकुलेटर ऑल्सो, कि इनकम टैक्स वेबसाइट ने इनकम टैक्स कैलकुलेशन की टूल बनाई है। वहाँ जाके आपको सिंपली अमाउंट डालना है इनकम का और डिडक्शन का, दोनों टैक्स रिजिम में आपको कैलकुलेट करके वो बता देगा कि किस टैक्स रिजिम में आपको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में क्या कम्युनिकेशन होगा, क्या दोनों के फायदे नुकसान है, और टैक्स प्लानिंग एज पर एज ग्रुप। तो पहले अपन डिफरेंस देखते हैं दोस्तों, रेट वाइज क्या डिफरेंस आया है ओल्ड में और न्यू में। पर्टिकुलर अमाउंट पे अपन बाद में जाएंगे, पहले अपन रेट वाइज बात करते हैं। तो मैं बात करूँ, अगर आप 2.5 लाख तक की इनकम ब्रैकेट में है तो पहले भी आपके कोई टैक्स नहीं लगता था, अब भी आपके कोई टैक्स नहीं लगने वाला। अगर आप 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम ब्रैकेट में है तो आपके 5% टैक्स पहले भी लगता था, वही 5% टैक्स अभी भी लगेगा। बट साथ में आपको ये एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको एक सेक्शन 87 में 12,500 की एक्स्ट्रा रिबेट भी मिली हुई है। आपको सेक्शन 87 में 12,500 की एक्स्ट्रा रिबेट भी मिली हुई है। तो वो रिबेट को ध्यान में रखते हुए आपकी इनकम अगर 5 लाख रुपए तक की है तो यू विल एंड अप पेइंग जीरो टैक्स। उसके बाद अगर आप इनकम ग्रुप 5 लाख से 10 लाख के इनकम ग्रुप में आते हो दोस्तों, 5 लाख से 10 लाख के इनकम ग्रुप में अगर आप आते हो तो पुराने टैक्स रिजिम में आपका टैक्स लगता था 20%। बट अब नई टैक्स रिजिम में इसको दोस्तों 2 टुकड़े में तोड़ दिया। एक तो 5 से 7.5 लाख कर दिया और एक 7.5 लाख से 10 लाख कर दिया। तो पहले क्या होता था, 5 से 10 लाख पे आपके 20% टैक्स लगता था। अब इन्होंने 2 टुकड़ों में तोड़ के अगर आप 5 से 7.5 लाख के बीच में हो तो इस बीच वाले पोर्शन पे आपके 10% टैक्स लगेगा। 7.5 से 10 लाख के बीच में हो तो इस बीच वाले पोर्शन पे आपके 15% टैक्स लगेगा। पुरानी टैक्स स्लैब में अगर आप 10 लाख से ऊपर थे तो 10 लाख से ऊपर जितनी आपकी इनकम थी उस पर 30% लगेगा। इसको भी इन्होंने अब 3 टुकड़ों में तोड़ दिया नए में। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है बट 12.5 लाख तक है तो इस बीच के पोर्शन पे आपके 20% लगेगा। अगर आपकी इनकम 12.5 लाख से ज़्यादा है और 15 लाख तक है तो इस बीच के पोर्शन पे आपके 25% टैक्स लगेगा। अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 30% टैक्स लगेगा। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ आपको नोटिस करने की है कि 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो दोनों ही टैक्स रिजीम में कोई फ़र्क नहीं है। यू कैन ऑप्ट एनी टैक्स रिजीम। डेफिनेटली अगर आप कुछ डिडक्शन कर रहे हो तो आपको ओल्ड में ही जाना चाहिए। वो अपन आगे कुछ एग्जाम्पल से अपने को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो 5 लाख तक की आपकी इनकम है तो दोनों में सेम रेट ऑफ टैक्स है। अगर 15 लाख से ज़्यादा की आपकी इनकम है तो भी दोनों में सेम रेट ऑफ टैक्स है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, अमाउंट वाइज क्या फ़र्क आएगा, एग्जैक्ट अपन कितना अमाउंट टैक्स का बचा पाएंगे दोनों टैक्स रीजन में। एक सिचुएशन हम लेते हैं कि कुछ भी इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर रहे हैं तो अलग अलग इनकम स्लैब पे, अलग अलग इनकम लेवल पे नई रिजिम में क्या टैक्स लगेगा, पुरानी रिजिम में क्या टैक्स लगेगा, किसमें हमें बेनिफिट होगा। कुछ एक 7 से 8 एनुअल इनकम के स्लैब्स लिए हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो अगर 2.5 लाख तक की मेरी इनकम है तो दोनों ही रिजिम में मुझे कुछ भी टैक्स नहीं देना है। 5 लाख तक की इनकम है तो 12,500 टैक्स बनता है, बट दोनों ही रिजिम में मुझे टैक्स रिबेट है जिससे मुझे कुछ भी टैक्स नहीं देना है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे अपन ने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, दैट इज़ एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन।
अगर मेरी 7.5 लाख की इनकम है और अगर मैं ओल्ड स्लैब यूज़ कर रहा हूँ, ओल्ड रेजीम में जा रहा हूँ, तो मुझे 62,500 62,500 टैक्स पे करना पड़ेगा। नई स्लैब में 37,500 37,500 टैक्स देना पड़ेगा। डिफरेंस आ गया आपका 25,000। तो नई रेजिम में आपके 25,000 रुपये सेव हो जाएंगे। अगर आपकी 8 लाख तक की इनकम है तो आपको पुराने में 72,500 72,500 टैक्स पे करना पड़ेगा और नई रेजिम में आपको 45,000 रुपीज़ टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो डिफरेंस है 27,500 का, नई टैक्स रेजिम में आपको इसका फ़ायदा होगा। 10 लाख की अगर आपकी इनकम है तो ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको 1,12,500 देने पड़ेंगे। नई टैक्स रेजिम में 75,000 हमें पे करने पड़ेंगे। तो डिफरेंस आ गया आपका 37,500। वे न्यू टैक्स रेजिम में आपको आपके सेव हो गए। सेम अगर आपकी 12.5 लाख 12,50,000 आपकी इनकम लेवल है तो ओल्ड टैक्स रेजिम में 1,87,500 पे करने पड़ेंगे। नए टैक्स रेजिम में आपको 1,25,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। आपकी सेविंग हो जाएगी दोस्तों 62,500 रुपये की, 62,500 रुपीज़ की। अब देखना दोस्तों, आपकी अगर 15 लाख रुपए की इनकम है तो ओल्ड टैक्स स्लैब में 2,62,000 2,62,500 आपको पे करने पड़ेंगे और नए रिजीम में आपको 1,87,500 टैक्स के पे करने पड़ेंगे। तो डिफरेंस आपके हो गया 75,000 का। न्यू टैक्स रिजीम में आपको फायदा हो गया। अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए की है, ये सीधे मैंने 50 लाख इसलिए लिया दोस्तों क्योंकि 15 लाख के ऊपर दोनों ही टैक्स रिजीम में 30% टैक्स है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 50 लाख रुपए ले लिए। अगर आप 20 लाख भी लोगे, 25-30 लाख रुपए लोगे तो सेम चीज़ आएगी, सेम बेनिफिट आएगा। तो अगर 50 लाख की आपकी इनकम है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपके लगेंगे 12,37,500 और न्यू में लगेंगे आपके 13,12,500, 13,12,500। तो यू विल सेव 75,000। तो यहाँ एक चीज़ आप नोटिस करिए दोस्तों कि 5 लाख तक तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो 5 लाख तक तो दिस द बोथ टैक्स रिजीम इज इनडिफरेंट, किसी में भी आप जा सकते हो। अगर आपकी इनकम 15 लाख और 15 लाख से ऊपर जा रही है दोस्तों, तो हर एक सिचुएशन में आप 75,000 से ज़्यादा नहीं बचा पाओगे। तो मैक्सिमम जो सेविंग आप नए टैक्स रिजीम में कर सकते हो वो है 75,000 प्लस सर्टेन सरचार्ज और एजुकेशन, जो कि सारा मिल मिला के आपके 78,000 तक रुपीज़ तक जाता है। तो और ये जो कंडीशन हम देख रहे हैं, ये कंडीशन देख रहे हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, कि मैं कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो क्या होगा अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, नहीं करते हुए आए हो, ना ही आप फ्यूचर में करने वाले हो, तो डेफिनेटली न्यू टैक्स रिजीम इज बेनिफिशियल फॉर यू। 5 लाख तक तो आप इंडिफरेंट हो, कहीं भी जा सकते हो। अगर 5 लाख से ऊपर आपकी इनकम है एंड यू आर नॉट डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट ऑफ ए सिंगल रुपी, तो ऑब्वियसली आपके नई टैक्स रिजीम फायदेमंद होगी और मैक्सिमम जो बेनिफिट आएगा वो 75,000 प्लस 4% सरचार्ज एजुकेशन से अप्रॉक्स 78,000 का आपका मैक्सिमम बेनिफिट आएगा दोस्तों। बट यू विल हैव टू फॉरगो सर्टेन डिडक्शन एग्जेम्पशंस। अगर आप एग्जेम्पशन और डिडक्शन करते हो तो विल सी इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, नेक्स्ट फ्यू स्लाइड, कि आपके हो सकता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम फायदेमंद हो जाए दोस्तों। आइए देखते हैं आगे कुछ एक सिचुएशंस, कुछ एक एग्जाम्पल्स क्रिएट किए हुए डिडक्शन लेते हुए कि मैं कुछ एक इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आप कुछ एक इन्वेस्टमेंट करते हो, तो नए टैक्स रिजीम में और पुराने टैक्स रिजीम में क्या फ़र्क आता है। सिचुएशन पहली है दोस्तों, इनकम है 10 लाख रुपए, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन था जो सैलरी वालों को मिलता है 50,000 रुपये का, और मैंने 80C में 80D में इनमें इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपये का कर रखा है। ऑल दो मैं 80C 80D डोनेशन इन सब में मिला के मेरा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा भी जा सकता है, बट एक बार मैं एक सिचुएशन लेता हूँ कि 50,000 का मेरे को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, 1.5 लाख का मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको इन दोनों का डिडक्शन मिल जाएगा, फर्स्ट 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन का और इन्वेस्टमेंट का 1.5 लाख का। आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगी दोस्तों 8 लाख रुपये ओल्ड टैक्स रिजीम में। और नए टैक्स रिजीम में आपको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन एग्जेम्पशन कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से डिडक्शन, कौन कौन से एग्जेम्पशन आपको नए टैक्स रिजीम में फॉरगो करने वाली है। अभी हम मान के चलते हैं कि ये जो डिडक्शन और इन्वेस्टमेंट मैं बता रहा हूँ ये वही है जो आपको नहीं मिलने वाले हैं नए टैक्स रिजीम में। तो दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 75,400, न्यू टैक्स रिजीम में आपको पे करना पड़ेगा 78,000 रुपीज़। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में यू विल सेव 2,600। सो इफ़ यू आर इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ पर्सन, आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट आपको पसंद है, इन्वेस्टमेंट आप करते हुए आ रहे हो, तो डेफिनेटली ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए फायदे का सौदा हो सकती है। सिचुएशन 2 देखते हैं दोस्तों,
स्टैंडर्ड अगेन सेम इनकम लेवल लिया अपने 10 लाख का, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है आपके पास 50,000 का, इन्वेस्टमेंट भी है, और इस बार आपने होम लोन पे इंटरेस्ट भी दे रहे हो, तो आपको ओल्ड टैक्स रेट के हिसाब से देना पड़ेगा 33,800 का टैक्स, और न्यू के हिसाब से देना पड़ेगा 78,000 का टैक्स। तो ओल्ड टैक्स में आपको, ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको फायदा हो जाएगा 44,200 रुपये का। थर्ड सिचुएशन दोस्तों क्रिएट करिए अपन ने, 15 लाख की इनकम है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है और इन्वेस्टमेंट है, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखा है 1.5 लाख रुपए का। इस केस में 2,10,000 रुपये मुझे पे करने पड़ेंगे ओल्ड टैक्स रिजिम में, और न्यू में मुझे करने पड़ेंगे 1,95,000 रुपये। तो न्यू में इस बार मेरे को फायदा हो गया 15,600 का। अगर यहाँ मेरे इन्वेस्टमेंट डिडक्शन ज़्यादा होते तो हो सकता है अगेन मुझे ओल्ड बेनिफिशियल हो सकती थी, जैसे मैं इस एग्जाम्पल में नेक्स्ट सिचुएशन 4 में अपन बात करते हैं। सिचुएशन 4 में अगेन 15 लाख रुपए एनुअल इनकम मानते हुए चल रहे हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन वही मेरा 50,000, इन्वेस्टमेंट मेरा 1.5 लाख रुपए है, और इसमें मेरा होम लोन इंटरेस्ट भी है 2 लाख रुपए का। तो दोस्तों पुराने टैक्स रेजिम में मुझे 1,48,200 रुपये 1,48,200 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं, नए टैक्स रेजिम में 1,95,000 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में आप सेव करा पा रहे हो 46,800 रुपीज़। दोस्तों ये मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली है, आपको आपके एक्चुअल इन्वेस्टमेंट डिडक्शन के हिसाब से आपको आपकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जो आगे में आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर भी है इनकम टैक्स की साइट पे, वहाँ जाके आप सिंपली आपको केवल इनकम डालनी है और डिडक्शन डालने हैं, वो आपको कैलकुलेशन करके बता देगा कि आपको कौन सा फायदे का सौदा है, किसमें आप टैक्स ज़्यादा बचा पाओगे। बट डेफिनेटली जितना ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है उतने फायदे का सौदा हो रहा है आपका ओल्ड टैक्स रेजिम में जाने का। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हुए आ रहे हो, डिडक्शन लेते हुए आ रहे हो दोस्तों, PPF, PF, LIC, म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, होम लोन इंटरेस्ट, अगर ये सब आपके कंटिन्यू चल रहे हैं और आप इनको फॉरगो नहीं करना चाहते हो, आप इनको डिसकंटिन्यू नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके ओल्ड स्कीम फायदेमंद होगी। तो दोस्तों आपने देखा कि 10 लाख की इनकम, 15 लाख की इनकम के हमने कुछ एक एग्जाम्पल लिए, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हुए आ रहे हो तो ओल्ड टैक्स रिजिम आपके फायदे का सौदा थी। तो जो मिडिल एज ग्रुप के लोग हैं, 5 से 10 लाख जिनकी इनकम है, लाइक 5 लाख तक जिनकी इनकम है, 5 लाख तक की जिनकी इनकम है, तो न्यू टैक्स रिजिम में आप जा सकते हो। बट इफ़ यू आर डूइंग ऑल दीज इन्वेस्टमेंट, ट्यूशन फीस, EMIs, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, होम लोन, देन older regime still works in the interest of your financial well-being। ये हमने देखे दोस्तों डिफरेंसेस कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, रेट वाइज आपके क्या डिफरेंस आए। पहले 5, 20, 30 तीन तरह की रेट थी, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये 6 टाइप की रेट्स हो गई दोस्तों। अमाउंट वाइज हमने देखा कि अगर मैं कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ तो मैक्सिमम जो बेनिफिट मुझे न्यू में मिलता है वो मिल सकता है 75,000 प्लस सरचार्ज और टैक्सेस, और एजुकेशन सेस, जो कि 78,000 के आसपास आता है। बट कंडीशन इज मैं कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हुए आए हो, इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके ओल्ड रेजिम फायदेमंद होगा दोस्तों। बट दैट इज सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, डिपेंड करता है कि आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे, तो आपको उसकी पर्टिकुलर कैलकुलेशन, प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अभी भी कुछ जो चीज़ सिमिलर है ओल्ड में और न्यू टैक्स रिजिम में, वो ये है कि एक तो अपने डिस्कस किया कि 2.5 लाख तक आपकी एग्जाम थी, 5 लाख तक भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेकेंडली, अगर आप सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन की जो लिमिट थी 2.5 लाख की जगह 3 लाख की थी सीनियर सिटीजन की, वो अभी भी है, और सुपर सीनियर सिटीजन की जो 5 लाख तक की लिमिट थी वो अभी भी है कि अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो तो 5 लाख तक आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये ओल्डर रेजिम में भी थी ये वाली चीज़, और ये न्यूअर रेजिम में भी है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। दोस्तों जिस मैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर की बात कर रहा था, आप इस पर्टिकुलर लिंक पे जा सकते हैं, आपको यहाँ पे आपकी एज सेलेक्ट करनी है, अमाउंट ऑफ इनकम डालनी है बिफोर डिडक्शन, यहाँ पे आपको आपके एग्जेम्पशन डिडक्शन जो भी आपको HRA, स्टैंडर्ड डिडक्शन, होम लोन इंटरेस्ट जो भी आपको मिल रहा है, या जो आप प्लानिंग कर रहे हो कि मैं अगर इतना इन्वेस्टमेंट, इतनी एग्जेम्पशन लेता हूँ, वो आप यहाँ पे सिंपली पुट करिए। देन क्लिक ऑन द कंपेयर टैक्स अंडर एग्जिस्टिंग न्यू रिजिम, वो आपको ओल्डर और न्यू रिजिम दोनों के बारे में बता देगा और दोनों का डिफरेंस भी करके बता देगा कि आपको कौन से रिजिम में बेनिफिट हो रहा है दोस्तों। तो ये बहुत ही बढ़िया यूटिलिटी है, बहुत ही बढ़िया टूल है।
इवन मैंने एक एक्सेल टूल भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप एक्सेल यूटिलिटी भी डाउनलोड कर सकते हैं। उससे भी आप पर्टिकुलरली ओल्डर में और न्यू रिज्यूम में दोनों में कंपेयर कर सकते हैं आप कि किस में आपको ज़्यादा फायदे का सौदा रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं, अब जो मेन कन्फ्यूजन है वो मेन कन्फ्यूजन ये है कि आपको कौन कौन से डिडक्शन, कौन कौन से एग्जाम्शन आपको नहीं मिलने वाली है। ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन का पॉइंट है, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी दोस्तों। तो बेसिकली मैंने ये सैलरीड क्लास पर्सन के लिए बनाई है। ये जो मेजर जो डिडक्शन है, जो आपको हर एक सैलरीड क्लास के पर्सन में दिख जाएंगी ये चीज़ें, आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुछ आपको दिखती होंगी। अगर कुछ और भी होगी तो वी कैन डिस्कस देन इन कमेंट बॉक्स। तो दोस्तों जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था 50,000 का, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन बाय डिफ़ॉल्ट मिलता था, वो नहीं मिलने वाला है आपको अगर आप न्यू रिजीम में जा रहे हो तो। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस होता था, एक प्रोफेशनल टैक्स होता था कई स्टेट्स में, उसका डिडक्शन मिलता था, वो नहीं मिलने वाला है। एक लीव ट्रेवल कंसेशन होता था दोस्तों, इसके बारे में अपन आगे भी बात करेंगे। जब अपन एम्प्लॉय के कम्युनिकेशन के बीच की बात करेंगे तो इसके बारे में अपन बात करेंगे, तो ये पॉइंट वहाँ आपको ध्यान रखना होगा। लीव ट्रेवल कंसेशन जो आपको मिलता था वो नहीं मिलने वाला। HRA आपको जो मिलता था, HRA की एग्जाम्शन जो मिलती थी वो नहीं मिलने वाली। सेक्शन 1040 में लाइक ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, पर डीएम अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस, ये जो अलाउंसेस के डिडक्शन आपको मिल जाते थे वो नहीं मिलने वाले। दूसरा, जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी पे आप इंटरेस्ट का डिडक्शन लेते थे 24B वाला, वो आपको नहीं मिलने वाला है। दोस्तों ध्यान रखना, मैंने इसमें 24B लिखा है, 24A नहीं लिखा। जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था 30% वाला, वो स्टिल आपके लिए अवेलेबल है। उसके अलावा जो मेजर इन्वेस्टमेंट होते हैं चैप्टर 6 है, जिसमें आपके ATC, ATD, ATE, ATG, TTA मीन्स आपके LIC, म्यूचुअल फंड, NPS, हेल्थ इंश्योरेंस, सुकन्या, PPF, FD, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, डोनेशन टू ट्रस्ट, NGO, पॉलिटिकल पार्टी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ये किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाओगे तो। अगर आप ओल्डर में हो, जाना चाहते हो, तब आपको सब कुछ पुरानी तरह ये ऐसे कैसे आपको मिलते रहेंगे। और आप ऑलरेडी अगर इन सब का डिडक्शन ले रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, देन डेफिनेटली यू शुड कैलकुलेट फर्स्ट एंड देन डिसाइड वेदर यू शुड गो इनटू द ओल्डर और द न्यूअर। और एक और दोस्तों ये अदर सोर्सेज की इनकम का है कि अगर आपको फैमिली पेंशन मिल रही है तो एक 15,000 का आपको डिडक्शन मिलता था उस फैमिली पेंशन में से, वो अभी अब आपको नहीं मिलेगा। तो ये डिडक्शंस हैं, ये अलाउंसेस हैं जो आपको नहीं मिलेंगे। टोटल 120 एग्जाम्शंस दी हुई थी इनकम टैक्स में, जिससे 70 तो गवर्नमेंट ने हटा दिए, 70 एग्जाम्शन तो हटा दिए और 50 अभी भी अवेलेबल है। तो उनमें से जो डिडक्शन उन्होंने हटाए वो सारे हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं कि डिडक्शंस के बाद हमें यह भी पता चलेगा कि कौन कौन से डिडक्शन हमें नहीं मिलने वाले हैं, क्या क्या डिफरेंसेस है। ये सब के बाद भी कुछ एक डिडक्शंस और अलाउंसेस है जो आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दिया एक दिव्यांग एम्प्लॉय को रेजिडेंस और ऑफिस के बीच की कुछ ड्यूटी कंप्लीट करने के लिए, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। आपको अगेन कोई कन्वेंस अलाउंसेस दिया टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन कन्वेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑन ऑफिस, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। आपको कोई अलाउंस दिया टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर और ऑन ट्रांसफ़र फॉर ऑफिस वर्क, उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। आपको डेली अलाउंसेस दिया टू मीट द ऑर्डिनरी डेली चार्जेस इनकर्ड बाय यू इन अब्सेंस ऑफ नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। अगर आप नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी पे नहीं थे, कहीं और थे ऑफिस के काम से, तो आपको किसी चीज़ का डेली अलाउंस दिया तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। और साथ में आपको जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है NPS में, उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। और एक स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 24, उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट का पोर्शन था 24B में, जिसकी अपन ने लास्ट स्लाइड में बात करी, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, बट एक जो स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हुआ है 30% वाला, वो आपको अभी भी मिल जाएगा। और दूसरी जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है NPS में, वो उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो इस चीज़ का आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखना है जब आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे होंगे तो। अब बात आती है दोस्तों कि मेरे एम्प्लॉयर को मुझे क्या कम्युनिकेट करना है। तो दोस्तों जनरली क्या होता है, मेनली हर बार यही होता है कि फर्स्ट क्वार्टर में आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म आता है एम्प्लॉयर की तरफ से, जो आपको फिल करके देना रहता है। उस डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको आपके जो प्लान करते हो आप ATC, ATD, होम लोन इंटरेस्ट, वो सारे आपको डिडक्शन एग्जाम्शन एम्प्लॉयर को बताने रहते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली
वो आपकी इनकम एस्टिमेट करके उस पर टैक्स काटते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा दोस्तों कि मुझे वो चॉइस कब करनी है? क्या मेरा एम्प्लॉयर मुझे बाद में चेंज करने देगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपका एम्प्लॉयर आपको बाद में चेंज करने देगा, क्योंकि उसके लिए बहुत मुश्किल की बात हो जाएगी बाद में टीडीएस अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने के लिए। तो बहुत कम चांसेस है कि आपको बाद में अलाउ किया जाएगा कि आप चेंज करो। लेकिन हो सकता है आपके दिमाग में आ गया कि आपने लाइक लेट सपोज पहले आपने सोचा था कि मुझे नए में जाना है, बट बाद में आपको लगा कि यार मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आपका माइंड चेंज हो गया, तो क्या होगा? तो आप क्या चेंज कर सकते हो दोस्तों? एम्प्लॉयर के थ्रू आप चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तब आप ऑप्शन चेंज कर सकते हो कि मुझे ओल्डर रिजिम में जाना है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन पे योर टैक्सेस, यू कैन फाइल योर रिटर्न। बट आपको एक चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है। जब मैं बात कर रहा था कि आपको कौन कौन से डिडक्शन नहीं मिलेंगे, तब मैंने आपको लीव ट्रेवल की बात करी थी। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा कि जब आप माइंड चेंज बाद में कर रहे हो तो हो सकता है आपको वहाँ थोड़ा सा एक नुकसान हो जाए। जैसे कि कुछ एक एग्जेम्पशन होती है जो एम्प्लॉयर के थ्रू ही मिलती है, उनमें से एक है लीव ट्रेवल अलाउंसेस। तो अगर आपने एम्प्लॉयर को वेरी स्टार्टिंग बोला कि मुझे एग्जेम्पशन नहीं चाहिए, मैं न्यू ईयर रिजीम में जाऊँगा, तो वो आपका टैक्स अकॉर्डिंगली काटेगा। बाद में यू डिसाइड कि आपको तो ओल्डर में जाना है, अब ओल्डर में जाने से आप डिडक्शन एग्जेम्पशन ले सकते हो, बट कुछ एग्जेम्पशन होती है जिसमें से एक है लीव ट्रेवल, वो आपको केवल और केवल एम्प्लॉयर ही दे सकता है। बट एम्प्लॉयर को तो आपने बोला कि आपको नए में जाना है, तो अब आपको एम्प्लॉयर उसकी एग्जेम्पशन नहीं देने वाला है, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट पे, उस पर्टिकुलर लीव ट्रेवल अलाउंस पे आपको टैक्स का पे करना पड़ेगा, चाहे से आप ओल्डर में ही जान रहे हो। तो दोस्तों ये आपको वेरी स्टार्टिंग बहुत ही केयरफुली आपको आपकी कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद आप आपके एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट करना है। तो दोस्तों हमने कवर कर लिया कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। कुछ एक एग्जांपल्स के थ्रू हमने देखा कि अगर मैं डिडक्शन करता हूँ, अगर मैं कुछ भी डिडक्शन नहीं कर रहा हूँ तो न्यू ईयर रिजीम मेरे फ़ायदेमंद है। अगर मैं डिडक्शन कर रहा हूँ उस सिचुएशन में कब ओल्डर भी फ़ायदेमंद हो सकता है और न्यू ईयर भी फ़ायदेमंद हो सकता है। वो केस टू केस बेसिस, अमाउंट ऑफ डिडक्शन, अमाउंट ऑफ इनकम के बेसिस पे डिपेंड करेगा। दूसरा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के कम्युनिकेशन कि भैया बाद में चेंज नहीं कर सकते हो थ्रू एम्प्लॉयर, बट आप टैक्स फाइलिंग के टाइम आप चेंज कर सकते हो, और वो एवरी ईयर आप चेंज कर सकते हो। बट उस टैक्स फाइलिंग के टाइम चेंज करने के कुछ एक नुकसान भी है जो मैंने आपको बताया। कुछ एक एग्जेम्पशन होती है जो एम्प्लॉयर के थ्रू ही आपको मिलती है, बाद में आप नहीं ले सकते हो। अब दोस्तों अपन बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ न्यू टैक्स रिजीम की, कि नए टैक्स रिजीम में जाने के फायदे और नुकसान क्या है। पहले तो अपन दोस्तों फायदे की बात करते हैं। नए टैक्स रिजीम में क्या है दोस्तों? टैक्स रेट्स डेफिनेटली कम हुए, पहला फायदा। दूसरा, आपको कंप्लाइंसेस कम करनी पड़ेगी। कंप्लाइंस कैसे कम करनी पड़ेगी? आपको डॉक्यूमेंटेशन पे, आपको इन्वेस्टमेंट कम करने पड़ेंगे, आपको पेपर फॉर्मेलिटीज कम करनी पड़ेगी, तो दैट विल बी, ये आपके लिए एक फायदा रहेगा। साथ में ये भी होगा, दोस्तों, अगर आप नए टैक्स रिजीम में जा रहे हो तो आपको वो सब डिडक्शन भी नहीं मिलने वाले हैं। तो हो सकता है कि टैक्स रेट तो कम हो, बट नहीं डिडक्शन करने की वजह से आपको टैक्स का पेमेंट ज़्यादा करना पड़ जाए, तो आपको ये केयरफुली देखना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जनरली लोगों की शिकायत रहती है कि जो भी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है उनमें एक लॉक इन पीरियड रहता है। तो अगर न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हो, आप उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है दोस्तों। बट साथ में लॉक इन पीरियड नहीं होने की वजह से, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो लॉक इन पीरियड की बात ही नहीं होगी। साथ में इसका नुकसान क्या होगा दोस्तों? जो स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट है, जो अपन कई सदियों से जिनमें करते हुए आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट, जो जिसने हमारे सेविंग कल्चर को डेवलप किया है, न्यू टैक्स रेजिम उसको डिस्करेज कर रहा है दोस्तों। और डेफिनेटली कोरोना जैसी सिचुएशन में तो आपको भी लग रहा होगा कि सेविंग करना बहुत ज़रूरी है, पता नहीं लाइफ में कब क्या हो जाए। दूसरा दोस्तों, नई टैक्स रेजिम का क्या फ़ायदा होगा? इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट, तो आपके पास लिक्विडिटी इंक्रीज रहेगी। डेफिनेटली अगर लिक्विडिटी इंक्रीज होने का मतलब होता है दोस्तों, आपके हाथ में पैसा ज़्यादा रहेगा। डेफिनेटली दोस्तों, अगर पैसा हाथ में ज़्यादा रहता है तो फिजूल खर्ची की भी आदत, अननेसेसरी खर्चे करने की भी एक रिस्क ज़्यादा हो जाती है, जो कि इसका एक नुकसान भी, जो कि इसका एक कॉन्स भी है अगर प्रोज है तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। चौथा फायदा जो इसका है दोस्तों, कि इन्वेस्टमेंट चॉइस में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हो तो ओल्डर में तो आपको पता है कि 5, 10, 15, 20 ये पर्टिकुलर में आप इन्वेस्टमेंट करके ही टैक्स सेव कर सकते हो।
तो जनरली क्या होता है, हम जब ओल्डर वाली रेजिम में रहते हैं या अब तक थे, तो हम उन्हीं पर्टिकुलर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते थे, बाकी किसी के बारे में हम सोचते भी नहीं थे या फिर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, करते भी थे तो बहुत कम करते थे, क्योंकि हम सीधा सीधा वहाँ पे अपने को टैक्स का फ़ायदा मिल जाता था। बट न्यू टैक्स रिजीम में क्या होगा दोस्तों, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हो तो आपके पास और चांसेस रहेंगे, आप और एनकरेज रहोगे कि आप और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके पास रहेंगे कि मैं पर्टिकुलर इस सेगमेंट में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, गोल्ड में, और कहीं भी जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट डेफिनेटली दोस्तों नंबर ऑफ ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं तो नंबर ऑफ रिस्क भी ज़्यादा रहती है, इस चीज़ का भी आपका ध्यान रखना है। और अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जा रहे हो और अगर आप टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ टेक ए प्रॉपर एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपर्ट, अदरवाइज आपका नुकसान भी हो सकता है। तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लीज़ एक एडवाइस भी लीजिए किसी पर्टिकुलर एक्सपर्ट से। तो ये देखें हमने दोस्तों प्रोज एंड कॉन्स, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है नई टैक्स रिजिम और पुरानी टैक्स रिजिम में स्विच करने से पहले। यहाँ तक देखा हमने दोस्तों, प्रोज एंड कॉन्स हमने देख लिए। अब ये सब देखने के बाद पहले मैं आपको बात करूँगा दोस्तों आपसे कि आपने सारी चीज़ें समझ ली। अब ये चीज़ समझने के बाद मैं आपको एक 5 स्टेप का फॉर्मूला बताऊंगा, जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि आपको कौन सा टैक्स सेविंग, आपको कौन से टैक्स रेजिम में जाना है। पहली स्टेप आपको समझना है कि आपको क्या बेस्ट सूट करता है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है या फिर 15 लाख से ज़्यादा है तो टैक्स रेट सेम है, तो आपको ओल्डर रिजीम फ़ायदे का सौदा हो सकता है दोस्तों, जो कि आपको एग्जेम्पशन और डिडक्शन दे रहा है। तो फर्स्ट स्टेप, अंडरस्टैंड व्हाट सूट्स यू बेस्ट। सेकंड स्टेप, आप एग्जेम्पशन और डिडक्शन देखिए कि आपके पास कौन कौन से अवेलेबल है, कौन कौन से डिडक्शन आपको बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है आपकी सैलरी से, आपकी इनकम से, कौन कौन सी एग्जेम्पशन आपको बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है, और आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपको वो चेक करना है। वो डिसाइड करने के बाद स्टेप 3, डू योर मैथ। आप कैलकुलेशन करिए कि कहाँ आपको फ़ायदा हो रहा है, हो सकता है नए में हो रहा हो सकता है पुराने में भी हो जाए, वो आप कैलकुलेशन करिए। फोर्थ स्टेप, गो बियॉन्ड नंबर्स। हो सकता है आपको नए में, आप पुराने में 10,000, 15,000, 20,000, 25, 30, 40, 50,000 का कोई ना कोई फ़ायदा हो रहा होगा दोस्तों, बट आप यू हैव टू गो बियॉन्ड योर नंबर। मीन्स कि दोस्तों आपको आपकी लाइफस्टाइल, आपके फाइनेंशियल गोल, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल, इन सबको भी ध्यान में रखना है। क्योंकि दोस्तों वेरी स्टार्टिंग से अगर अपन सेव करते हुए आते हैं तो वी कैन स्पेंड स्मार्ट और वी कैन ग्रो एज वेल। तो दोस्तों आपको आपके फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए कंपाउंडिंग, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसको आपको नहीं भूलना चाहिए। तो जस्ट बिकॉज कि आपको नए टैक्स रिजीम में 10,000 का फ़ायदा हो रहा है, 15,000 का फ़ायदा हो रहा है, आपको आपके इन्वेस्टमेंट एग्जेम्पशंस, आपके फाइनेंशियल गोल्स, इन सबको आपको नहीं भूलना चाहिए, इन सबको भी आपको ध्यान में रखना है। फिफ्थ स्टेट है रिमेंबर द प्लान। इसका मतलब ये है कि दोस्तों कि आप हर साल सिचुएशन चेंज हो सकती है, आप हर साल स्विच कर सकते हो न्यू टू ओल्ड, ओल्ड टू न्यू। हो सकता है अभी आपकी इनकम ज़्यादा नहीं थी, या हो सकता है अभी आपके पास फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ज़्यादा थे, तो आप न्यू प्लान में चले गए कि अभी मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ। बट दोस्तों आपको आगे ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अब आई कैन इन्वेस्ट, तो आप ओल्ड में भी ट्रांसफ़र हो सकते हो। तो आपको पर्टिकुलरली वहाँ पे ऊपर वाली चारों स्टेप दोहरानी है। तो 5 स्टेप का फॉर्मूला है, अंडरस्टैंड व्हाट सूट्स यू बेस्ट, चेक द एग्जम्पशन, डू द मैथ, गो बियॉन्ड द नंबर, रिमेंबर द प्लान। इसके बाद अपन दोस्तों बात करते हैं टैक्स प्लानिंग की। ये हर एक सिचुएशन में ये चीज़ें आपके काम आएंगी, स्पेशली अब जब कोरोना जैसी सिचुएशन हमने देख ली है, तब आपको मिनिमम, मैं ये जो इस टैक्स प्लानिंग में बात करूंगा, मैं बात करूंगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा कि मिनिमम ये तो आपको करना ही चाहिए। Obviously, this is subjective case, but still, I would suggest you please check carefully. If you can do these investment, then please do. तो पहली कैटेगरी है, हम एज ग्रुप वाइज बात करते हैं। पहली कैटेगरी है दोस्तों कि आप अकेले हो, सिंगल फोक हो, लाइफ को एक्सप्लोर करने में बिजी हो, ट्रेवल करने में बिजी हो। उस केस में आपको क्या करना चाहिए दोस्तों,
अभी फ़िलहाल कोरोना के टाइम पे हम सब घर में बैठे हैं और ऑब्वियसली ट्रैवलिंग भी कम होने वाली है इन फ्यूचर। तो दोस्तों दिस इज़ द टाइम आपको सोचना है आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट यू दोस्तों आपको टर्म प्लान एंड हेल्थ इंश्योरेंस, दीज टू आर मस्ट फॉर यू। टर्म प्लान आपकी एक्सीडेंटल डेथ को कवर करेगा, आपकी डेथ को कवर करेगा कि आफ्टर यू योर फैमिली वुड गेट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, ताकि उन्हें बाद में कोई फाइनेंशियल क्रंचेस नहीं हो। हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपकी कोई डिजीज हो जाती है, कुछ बीमारी हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी विल बियर द कॉस्ट। ये दो तो दोस्तों आपको मस्ट है। आई विल नॉट सजेस्ट यू फॉर द यूलिप, मैं आपको यूलिप के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर ये दो करने के बाद भी यू आर हैविंग सम मनी इन हैंड टू इन्वेस्ट, देन यू शुड गो इन ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। बेसिकली ये SIP होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने आप कुछ ना कुछ छोटा छोटा अमाउंट आप डाल सकते हो। आप ये मत सोचना दोस्तों कि मैं मार्च एंड में जाके एक साथ डाल दूंगा, नहीं। आप आदत बनाओ शुरू से ही छोटा छोटा अमाउंट डालने की। सेकंड आते हैं कि यू आर हैप्पीली मैरिड कपल। इफ यू आर हैप्पीली मैरिड कपल, तो आपको दोस्तों कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपका खुद का अपना घर है तब तो कोई इशू है ही नहीं। अगर आपको घर लेना है, आप घर को खरीद रहे हो, तो होम लोन पे आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। दूसरा, आपके जो टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस चलते हुए आ रहे हैं, आपको उसको रिव्यू करना है कि मेरी स्पाउस या मेरा स्पाउस भी उसमें कवर हो रहा है क्या। अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ उनको भी कवर कराइए। मैटरनिटी वाली चीज़ आप चेक करिए। दूसरा, इन्वेस्टमेंट आपको जो करना चाहिए, अगर आप ये सब करने के बाद इफ़ यू आर हैविंग समथिंग इन योर हैंड टू इन्वेस्ट, देन यू शुड गो फॉर द NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि आपको 60 ईयर के बाद आप अमाउंट उससे विड्रॉ करवा सकते हैं। अगर स्टिल यू आर हैविंग सम अमाउंट, तो आपका जो ELSS आपने जब सिंगल फॉग थे, आप कंटिन्यू करते हुए आप ELSS करते हुए आ रहे थे, तो उसको कंटिन्यू रखिए, उसको डिसकंटिन्यू नहीं मत कीजिए। ऑब्वियसली आपके पास पैसा नहीं होगा तो डेफिनेटली यू वुड नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट in all these things, but try to invest in something like term and health should be your first priority. थर्ड, आप रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, उस पर्टिकुलर केस में आपको दोस्तों आपका जो PF और PPF है, उसमें आपको आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ा देना चाहिए। साथ में दोस्तों आपको आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी वापस रिव्यू करना चाहिए कि इसमें मैं क्या और अपडेट कर सकता हूँ, क्या मुझे सम इंश्योरेंस बढ़वाना चाहिए, नहीं बढ़वाना चाहिए, क्या क्या बीमारी इसमें अभी और कवर नहीं हो रही है वो मुझे कवर करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं दोस्तों, उस केस में रिटायर्ड हो चुके हैं, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, उस केस में दोस्तों आपको दो चीज़ें करनी चाहिए, दो चीज़ों में इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। एक तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और NSC, इस पर अच्छी रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलती है दोस्तों। पर्टिकुलर अमाउंट आप डालो और आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, एंड यू कैन लिव योर लाइफ विद दैट इनकम वेरी इजीली। तो ये 4 ग्रुप में मैंने डिवाइड करके आपको बताया कि कहाँ कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। but दोस्तों एट ए पर्टिकुलर टाइम टर्म प्लान एंड हेल्थ इंश्योरेंस आर मस्ट थिंग, यू मस्ट गो फॉर टर्म प्लान एंड हेल्थ इंश्योरेंस। और आप कोरोना जैसी सिचुएशन को देखते हुए तो आपको इन दोनों चीज़ों में जाना ही जाना चाहिए। अगर आपको स्टिल कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरी। पर हाँ, ध्यान रखना दोस्तों, टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, ELSS, इन सब में इन्वेस्ट करते टाइम आपको एक प्रॉपर एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टर्म प्लान है, बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस है, बहुत सारे ELSS स्कीम्स है। तो इन सब में जाने से पहले प्लीज़ एक एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, सीधा गूगल और इंटरनेट पर मत जाइए। एट द लास्ट यही कहना चाहूँगा दोस्तों, जो मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन है कि डेफिनेटली नए टैक्स रिजीम में कॉम्प्लिकेशंस, कंप्लाइंसेस कम है, नई टैक्स रेट्स जो नई हैं वो काफ़ी कम है। बट अगर आप ओवरऑल टैक्स बेनिफिट्स देखेंगे विद द एग्जम्पशन एंड डिडक्शन, तो आपको नया टैक्स रेजिम इतना प्रोमिसिंग नहीं लगेगा जितना कि आपका ओल्ड टैक्स रेजिम था। स्टिल द चॉइस रिमेन्स सब्जेक्टिव हियर। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करिए, ताकि नेक्स्ट जब भी हम आपके सामने आएंगे कोई वीडियो लेके, तो वो सबसे पहले आपके पास वो वीडियो ऑटोमेटिकली आ जाएगा दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।